Kush Education. I am Pramod from Kush Academy and this is the second video on numerical series of class 12 physics. So फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है सुपरपोजिशन ऑफ वेव चैप्टर के 5 एमसीक्यूज क्वेश्चंस एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी दी 5 न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस चैप्टर. सो अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए एंड देन स्टार्ट दिस वीडियो. तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. सो हियर इज दी फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन हमको बोल रहा है अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन y is equals to a sin bs plus ct given that the constants a b c are positive. Can you tell in which direction the wave is moving? सब क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, लेकिन डायरेक्टली बिफोर गोइंग टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन आई वांट टू डिस्कस दी कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड इट. चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं. देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि वेव क्या होती है, वेव का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है. और एक बार अगर हम लोग वेव का इक्वेशन लिखना सीख गए तो डेफिनेटली दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू. तो ये देखिए क्या करने वाले हैं हम अभी. अगर मैं आपको बोल दूं कि कोई एक वेव ट्रेवल कर रही है इन दिस डायरेक्शन, इस तरीके से, जिसकी वेलोसिटी v है एंड हम लोगों को पता है हमारे सिलेबस में सिंपल हार्मोनिक वेव ही है, तो सिंपल हार्मोनिक वेव हमको डिसाइड कैसे कर पा रहे हैं. सो द वेव फॉर्मेशन और दिस टाइप ऑफ वेव इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स. सोर्स किस तरह का वाइब्रेशन कर रहा है, किस तरह का ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि हम लोग की वेव कैसे फॉर्म हो रही है. तो अगर हम लोग का सोर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है देन वी कैन से the same pattern is going to followed by all the particles present on that wave. So उस वेव पे सारे पार्टिकल हमारा वही फॉर्मेशन, वही तरीका फॉलो करेंगे जो हम लोग का सोर्स करेगा. तो अगर सोर्स यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है अपनी जगह पर, तो आने वाले सारे के सारे पार्टिकल्स भी उसी फॉर्मेशन को फॉलो करेंगे एंड दैट विल बी कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक वेव. सर वेव का इक्वेशन लिखने का तरीका इतना ज्यादा आसान नहीं होता, लेकिन उसको आसान बनाया है कुछ फिजिक्स पढ़ने वाले लोगों ने. तो ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि कोई एक पार्टिकल पॉइंट P पर रखा हुआ है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से, मतलब कि सोर्स पार्टिकल से x डिस्टेंस पे है, इस वेव की वेलोसिटी v है, तो मैं इस पॉइंट P के लिए क्या वेव इक्वेशन लिख सकता हूं? तो बिल्कुल लिख सकता हूं. वो कैसे लिख पाएंगे? तो बाय द हेल्प ऑफ सोर्स इक्वेशन. आप सबको मैंने बताया कि जो सोर्स पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है. इसके पहले चैप्टर में आप लोगों ने ऑसिलेशन पढ़ा होगा, जिसमें आप लोगों ने सिंपल हार्मोनिक वेव का इक्वेशन पढ़ा होगा. तो जो ये सोर्स पार्टिकल यहाँ पर है, इस सोर्स पार्टिकल का जो ऑसिलेशन का इक्वेशन है वो आपको पता है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई. ये जो ओमेगा टी प्लस फाई है इसको हम लोग बोलते हैं फेज एंगल. देखिए ध्यान से, जो P पार्टिकल अभी परफॉर्म कर रहा है वो काम मेरे सोर्स ने ऑलरेडी कुछ देर पहले कर चुका है. इसको हम लोग एक सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर 4 लड़के खड़े हैं, एक हो गया, दूसरा हो गया, ये मैंने यहाँ पे ले लिया तीसरा लड़का, ये मैंने ले लिया यहाँ पर चौथा लड़का. तो अगर मैं आपको बोलूं कि एनर्जी ट्रांसफर करने में इस वेव को 1 सेकंड का टाइम लगता है, द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द एनर्जी इज 1 सेकंड. बेसिकली हम लोग जानते हैं कि वेव में पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं होते, वहां पे एनर्जी ही ट्रांसफर होती है. तो अगर एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए 1 सेकंड लगता है, तो मैं जानना चाहता हूं अगर एनर्जी का ट्रांसफर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो 7वें सेकंड में ये बंदा क्या कर रहा होगा. तो ध्यान समझिए, ये मैं बोला 7th सेकंड में ये बंदा क्या कर रहा होगा. 7th सेकंड में तो ये जो बंदा है वो अगर 7th सेकंड में अभी जो भी चीज कर रहा होगा, ये काम हमारे इस लड़के ने ऑलरेडी कर चुका है. कितना पहले कर चुका है सर? तो ये 7th में किया, इसने 6th सेकंड में किया होगा, इसने 5th सेकंड में किया होगा और इसने 4th सेकंड में किया होगा. तो अगर मैं इसका इक्वेशन मुझे पता चल जाए कैसे भी कि भाई तुम क्या कर रहे थे 4th सेकंड पे, तो डेफिनेटली मैं 7th सेकंड पे इस आदमी का भी इक्वेशन बता सकता हूं. सिमिलर तरीके का कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे अभी इस पार्टिकल P के लिए. तो मैं अगर आपको ये बोल दूं कि ये पार्टिकल कितने समय पहले ये काम कर चुका है, तो आप मुझे बोलेंगे सर वेलोसिटी v है, डिस्टेंस x ट्रैवल करना है,
तो मुझे पता है v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, मुझे टाइम ही तो निकालना है सर, तो टाइम मेरा यहां से आ जाएगा x अपॉन v। इतना पहले मेरा ये जो भी डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल कर रहा है मेरा सोर्स ऑलरेडी कर चुका है। तो अगर मैं इस टाइम को इसमें से माइनस कर दूं तो मुझे इस पार्टिकल के लिए वेव इक्वेशन मिल जाएगा। तो देखिए ध्यान से, मेरे लिए क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा, ये मेरे पास टाइम तो इससे पहले, तो t माइनस एक्स बाय वी, ये रहेगा प्लस ऑफ 5। बहुत बढ़िया। ये देखिए x बाय वी टाइम पहले मेरा सोर्स पार्टिकल वो काम ऑलरेडी कर चुका है। अब देखिए इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो मुझे इक्वेशन मिल जाएगा a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा बाय वी एक्स प्लस ऑफ 5। और आप लोग इस ओमेगा बाय वी को k बोलते हैं, एंड k होता है हमारे लिए वेव कांस्टेंट या फिर वेव नंबर। तो ये रहेगा आपके लिए a साइन ओमेगा t माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ 5, और k की वैल्यू यहाँ पे आपके लिए है ओमेगा बाय वी, जो कि सिंप्लीफाई करने के बाद में हमको मिलता है 2 पाई बाय लैम्डा, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू आपको पता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी। एंड इसको अगर मैं पुट कर दूं तो मुझे यहां से चीजें मिल जाएगी, ओमेगा अपॉन वी इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी होल डिवाइडेड बाय v, एंड 1 बाय टी होता है हमारे लिए फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा आपके लिए 2 पाई इंटू एफ डिवाइडेड बाय v। अब आप सब जानते हैं v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ, तो यहां से मुझे अगर मैं f बाय v कर दूं, मतलब कि f अपॉन v कर दूं, तो मुझे यहां से 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू f अपॉन v मिल जाएगा। इसका मतलब ओमेगा बाय v विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, एंड 2 पाई बाय लैम्डा आपके लिए है वेव नंबर k। तो ये क्या है, आपको यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर मेरी वेव पॉजिटिव एस डायरेक्शन में चल रही है तो मुझे इक्वेशन मिलता है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। सिमिलर तरीके से अगर मेरी वेव निगेटिव डायरेक्शन में चलेगी तो मुझे इक्वेशन मिलेगा a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस ऑफ 5। तो इक्वेशन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ 5। अब ध्यान से देखिए, जब हम लोग की वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही थी तो यहां पर हम लोग के t का साइन प्लस था एंड x का साइन माइनस था, और जब हम लोग की वेव निगेटिव एक्स डायरेक्शन में चलती है तो हम लोग के लिए t का साइन प्लस था, x का साइन भी प्लस था। इसका मतलब हम लोग यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इफ द वेव इज ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन देन द साइन ऑफ t एंड x आर डिफरेंट। बहुत जरूरी बात सर। तो इस पॉइंट को बिल्कुल आप लोग अपने नोटबुक में हाईलाइट करके लिख लीजिए, बलून बना लीजिए बड़ा सुंदर सा, और वहां पे आप लोग लिख लीजिए कि इफ साइन ऑफ x and t is same, then the wave will travel in the negative x direction. Then wave travels in negative x direction. एंड सिमिलर तरीके से सेकंड पॉइंट आपके हो जाएगा, इफ साइन ऑफ x and v, x and t, if sign of x and t is opposite then the wave will travel in the positive x direction. Then wave travels in positive x direction. अब देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या दिख रहा है। क्वेश्चन में हमको यहाँ पे दिख रहा है y इज इक्वल टू a साइन बी एक्स प्लस सी टी, एंड बी सी एंड ए की वैल्यू मेरे लिए पॉजिटिव है। तो क्या x का साइन पॉजिटिव है, क्या t का साइन भी पॉजिटिव है, क्या x एंड t के दोनों साइन सेम है, और अगर दोनों साइन x और t के सेम है तो बताइए इक्वेशन कहां चलेगी, नेगेटिव x डायरेक्शन में। तो द गिवन इक्वेशन ऑफ वेव इज मूविंग इन द डायरेक्शन
निगेटिव x। ये हो जाएगा आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर। ये हो गया आपके लिए शॉर्ट में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। इसके अलावा आप लोग को ऑलरेडी पता है कि जो हम लोगों ने आपको 3 नोट्स दिया हुआ है उसमें हम लोगों ने लेक्चर्स लेते समय ऑलरेडी इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में। आई होप आपके लिए ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट, डेफिनेटली वी विल रिप्लाई टू यू। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके बुक के हिसाब से। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आपके लिए। इक्वेशन में आपको वेव इक्वेशन दिया हुआ है 0.2 साइन ऑफ 4 पाई t अपॉन 0.08 माइनस x अपॉन 0.8। असलियत में सर ये आपके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हम लोग अभी यहां से बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स होता है। हम लोग इनिशियल फेज फाई को 0 मान के चल रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, ओमेगा की वैल्यू आपको पता है 2 पाई बाय कैपिटल टी होती है एंड k की वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा, जो हम लोगों ने अभी अभी यहाँ पे निकाला हुआ है। ये देखिए हम लोगों ने निकाला हुआ है वैल्यू। तो y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। यहाँ भी 2 पाई है, यहाँ भी 2 पाई है। हम इस 2 पाई कॉमन निकाल सकते हैं तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा a साइन 2 पाई स्मॉल टी बाय कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। स्मॉल टी टाइम के नीचे टाइम, डिस्टेंस नीचे डिस्टेंस। तो अगर x आपके लिए मीटर में है तो लैम्डा आपके लिए मीटर में रहना चाहिए। अगर t आपके लिए मीटर में है तो कैपिटल टी आपके लिए मीटर में रहना चाहिए। कैपिटल टी होता है टाइम पीरियड ऑफ सोर्स पार्टिकल। अब इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर लीजिए, सिंप्लीफाई करके यहाँ पे 2 पाई करके, तो आपका काम हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो ये आपके लिए इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा y इज इक्वल टू 0.2 साइन ऑफ 2 पाई t डिवाइड बाय 0.04 माइनस x डिवाइड बाय 0.4। अब कंपेयर कर लीजिए और सारे सारे आंसर फटाफट लिख दीजिए। तो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। आपको पूछा है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ लैम्डा विल बी इक्वल टू 0.4 मीटर्स। आपको सेकंड उसने बोला है निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टी एंड टी की वैल्यू आप लोग जान रहे हैं यहाँ से 0.04 दिया हुआ है, तो 1 अपॉन 0.04। इसको डेसिमल को यहाँ सरका लीजिए, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 100, तो 100 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 4। आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 25 हर्ट्ज। एंड थर्ड यहाँ पे सी आपको निकालने के लिए बोला है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, तो एम्पलीट्यूड सिंपली ए की जगह 0.2 दिख रहा है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव विल बी 0.2 मीटर्स। तो ये हो गया आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलिए तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इज ट्रैवलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकंड। तो गिवन हमारे लिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है द वेव of a frequency f is equals to 500 hertz and the velocity of that wave is 350 meter per second. क्वेश्चन सबसे पहले हमसे पूछा है what is the phase difference between 2 points at times 1.0 millisecond apart। अच्छा, तो सबसे पहले हमको उसने पूछा है ए क्वेश्चन में कि what is the phase difference and the second question is what will be the smallest distance between the 2 points। मतलब कि हमको यहाँ बोला उसने व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब डेल्टा एक्स पूछा हुआ है। तो सर आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, अगर फॉर्मूला नहीं भी जानते हैं तो हम लोग एक बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो हियर इज द सॉल्यूशन फॉर पार्ट ए ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान देखिए, अगर मैं आपको बोलूं, आप सब जानते हैं अगर यहां से कोई एक वेव ट्रेवल कर रही है तो फेज एक्चुअली में होता क्या है। ये वेव यहां से यहां तक ट्रेवल की, देन इसका रिपीटेशन फिर से स्टार्ट होगा इस पॉइंट से इसके आगे तक, यहां से यहां तक। तो ये यहां से यहां तक का एंगल होता है हमारे लिए 2 पाई। इसका मतलब जो हमारा सोर्स पार्टिकल है वो यहां से अपवर्ड, देन मेन पोजीशन, देन फिर नीचे एंड देन अब अपने मेन पोजीशन पे आ चुका है। तो ये उसका पॉजिटिव एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड प्लस ए, ये उसका निगेटिव एम्पलीट्यूड माइनस ए, और ये हो गया उसके लिए मेन पोजीशन। तो जब हमारा सोर्स पार्टिकल एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर लेता है तो हमारी एक वेव यहां से ट्रैवल करके आती है एंड द सेकंड
जो वेव बनेगी वो यहां से यहां तक बनेगी। यही आपके लिए लैम्डा की वैल्यू भी होती है, वेवलेंथ ऑफ दी वेव। तो यहां से देखिए ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है हम लोग का। तो अगर टाइम पीरियड टी पे हम जानते हैं जो फेज चेंज होता है वो 2 पाई का आता है यहां से यहां तक। 2 पाई के बाद में अब ये वेव फिर से रिपीट करेगी। एंड हमको क्वेश्चन बोल रहा है अगर मैं 1.0 मिली सेकंड, 1.0 मतलब कि 10⁻³ सेकंड हो जाएगा, तो इतने सेकंड में कितना फाई चेंज होगा। समझ में आपका क्या मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड टी में 2 पाई का फेज चेंज आता है, तो हमारे लिए इतने टाइम में कितना फेज चेंज आएगा हमको वो निकालनी है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड सोल्यूशन इज ओवर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा हूं मैं यहाँ कर रहा हूं डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी इंटू 10⁻³ -3 क्यों किया सर? क्योंकि यहाँ पे मेरा टाइम मिली सेकंड में दिया हुआ है, मिली सेकंड मतलब 10⁻³ अब देखिए 1/t इज फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई इंटू एफ इंटू 10⁻³ ये होगा आपके लिए डेल्टा फाई। आपके लिए फ्रीक्वेंसी वैल्यू 500 दी हुई है, आपको डेल्टा डालने, तो 2 पाई इंटू 500 इंटू 10⁻³ अब ये -3 पावर को आप लोग ये 0 से शिफ्ट कर लीजिए। तो अगर यहाँ पर 500 है, यहाँ 0 बढ़ा लीजिए, आपको 10⁻³ करने का है। इसका मतलब यहां से पॉइंट था 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, तो ये 0.5 हो जाएगा। तो यहां से डेल्टा फाई का आंसर आ जाएगा आपके लिए 2 पाई इंटू 0.5 एंड 0.5 टू जो होता है 1, ये जाएगा आपके 1 इंटू पाई, मतलब कि हमारा आंसर आ जाएगा पाई का। तो 1.0 मिली सेकंड में हम लोग को पाई का फेज चेंज देखने के लिए मिलेगा। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर ए पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सिमिलर तरीके से जो बी पार्ट का सॉल्यूशन रहने वाला है वो आपके लिए आ जाएगा कुछ इस तरीके से। डेल्टा फाई का फॉर्मूला होता है k इंटू डेल्टा एक्स, एंड हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा k का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा ऑफ एक्स। अगर ध्यान देखिए क्या आपको यहाँ पे डेल्टा फाई दिया हुआ है क्या सर? डेल्टा फाई हमको यहाँ पर दिया हुआ है 45 डिग्री, तो डेल फाई का चेंज आपको दिया है 45 डिग्री। ये 40 डिग्री हम कवर करेंगे रेडियंस में, तो हम लोग का वैल्यू जाएगा पाई बाय 4, ये होगा पाई बाय 4 वैल्यू यहाँ से। अब यहां से मैं इस चीज को पुट कर देता हूं, तो पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा ऑफ एक्स। सर लैम्डा कहां से मिलेगा? अरे सर अब भी ऐसा मत करिए आप लोग, हम लोगों ने अभी थोड़ा फॉर्मूला देखा था v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। क्या फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्या वेलोसिटी 350 दी हुई है, तो वेलोसिटी दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, लैम्डा नहीं निकालेंगे? निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे सर। लैम्डा विल बी इक्वल टू v अपॉन फ्रीक्वेंसी, लैम्डा विल इक्वल टू v अपॉन फ्रीक्वेंसी, एंड v का वैल्यू दी हुई आपको 350 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी दिया है 500, तो पुट कर लीजिए एंड सॉल्यूशन इज ओवर फॉर दिस क्वेश्चन आल्सो। तो यहां पर देख लीजिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहां से डेल्टा एक्स हमको वैल्यू निकालनी है, डेल्टा एक्स निकालना है, तो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल्स टू ये चले जाएगा ऊपर साइड में, तो लैम्डा ऊपर एंड 4 2 8 नीचे। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर 350 बाय 500 है, तो यहां से आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए 350 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 8, एंड इसका आंसर आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन करके आपको इसका आंसर आ जाएगा। इसका सोल्यूशन आप लोग लॉग टेबल से कर सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं आपको टाइम बचाने के लिए कैलकुलेशन से कर देता हूं, ताकि हम लोग को एक आंसर मिल जाए परफेक्ट। 350 डिवाइड बाय 500 इंटू 8 एंड द आंसर इज 0.0875। आंसर इज 0.0875 एंड ये डेल्टा एक्स है, आपके लिए वैल्यू आएगी मीटर्स में। तो देख लीजिएगा आपको किस यूनिट में आंसर देने का है, आप अपने अकॉर्डिंग यूनिट के अकॉर्डिंग आंसर फिलअप कर सकते हैं, आपके जो भी क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके बुक में दिया हुआ है, एंड क्वेश्चन इज सेइंग a sound wave in a certain fluid medium is reflected at an obstacle to form a standing wave. The distance between two successive nodes, याद करिए हम लोग का इस वीडियो का पार्ट 1, वहां पे हम लोगों ने डील किया था ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज ऑर्गन पाइप। वहां पे मैंने आपको बताया था द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स इज लैम्डा बाय 2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड नोड इज लैम्डा बाय 4। तो हमको यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है।
तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज लैम्बडा बाय 2 एंड लैम्बडा बाय 2 की वैल्यू आपको दी हुई है 3.75 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन है इफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज 1500 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 1500 मीटर पर सेकंड एंड फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड टू फाइंड। अब देखिए इसका सोल्यूशन कैसे हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है सर, फिर से आपको फॉर्मूला पता है v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्बडा होता है। f की वैल्यू आप जानते, आपको f निकालने का है तो f इज इक्वल टू v अपॉन लैम्बडा हो जाएगा एंड वेलोसिटी वैल्यू दी हुई है 1500 एंड लैम्बडा वैल्यू विल बी 3.75। ये सेंटीमीटर में है, इसको आप लोग मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा 3.75 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर्स। तो आपके लिए अल्टीमेट वैल्यू हो जाएगी 3.75 इंटू 10 टू द पावर -2 एंड ये 2 आ जाएगा इधर साइड पे मल्टीप्लाई होकर के, क्योंकि हमको लैम्बडा चाहिए था एंड लैम्बडा विल भी इधर से आंसर आ जाएगा। तो f इज इक्वल टू 1500, ये -2 पावर है, ऊपर जाएगा तो ये जाएगा 10 टू द पावर +2 एंड 3.75 इंटू 2। तो यहां से आप लोग अपने लॉग टेबल से कैलकुलेशन करके आंसर फिर से निकाल सकते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको फिर से कैसे सॉल्व कर दूंगा ताकि हम लोग टाइम बच जाए। 1500 इंटू 100 डिवाइड बाय 3.75 इंटू 2, तो आपके लिए फ्रीक्वेंसी आ रही है 20,000। तो f इज इक्वल टू 20,000 हर्ट्ज। ये हो गई इस क्वेश्चन के लिए, ये हो गया इस क्वेश्चन के लिए आंसर। तो चलिए मैं इसे मिटाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, देन वी विल सॉल्व दी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो ये रहा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है टू सोर्सेस ऑफ साउंड आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 4 मीटर, दे बोथ इमिट साउंड विद द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है आपके लिए 330 हर्ट्ज, बट दे आर आउट ऑफ फेज ऑफ 180, बट दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। At what points between the two sources will be the sound intensity be maximum? तो असलियत में सर आपको क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा घुमा करके दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं एंड रिलेट करते हैं हमारे साउंड वेव से। ठीक है, हम लोगों ने साउंड वेव पढ़ा हुआ है एंड साउंड वेव में हम लोगों ने देखा है व्हाट इज स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव फॉर्म कब होती है सर, पहले वो देखिए। सबसे पहले अगर मैं आपको बोल दूं यहां पर एक डेंसर मीडियम है, ये आपके लिए डेंसर मीडियम है इस साइड पे, ये आपने यहां पर लगा दिया एक रोप। ये अगर रोप है, रोप को अगर मैंने यहां से डिफ्लेक्शन दे दिया तो वेव विल स्टार्ट ट्रेवलिंग लाइक दिस एंड हम जानते हैं ये वाला मीडियम डेंसर है, तो मीडियम डेंसर होने के कारण ये वेव यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी। तो अगर यहाँ पे ट्रफ जा रहा है तो जो रिफ्लेक्टेड वेव रहेगी वो क्रिस्ट आएगी। एंड अगर हम लोग ये मान के चल लें कि हम लोग का देयर इज नो एनर्जी डिसिपेशन, देयर इज नो एनर्जी लॉस इन दिस सेकंड मीडियम, तो सारी की सारी सेम एनर्जी के साथ में हमारी वेव रिफ्लेक्ट होकर आएंगी। इसका मतलब एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, वेलोसिटी भी सेम रहेगा, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन दी मीडियम। तो यहां से हम लोग की रेस फिर से वापस आ जाएगी रिफ्लेक्ट करके। तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि देखिए ये एक वेव हम लोग की, ये हमारी इंसिडेंट वेव थी, सॉरी ये हम लोग की यहां से इंसिडेंट वेव जा रही थी, ये इंसिडेंट वेव यहां चली गई एंड द रिफ्लेक्टेड वेव इज लाइक दिस। तो इन्होंने दोनों वेव मिलकर के इन्होंने बना दिया एक स्टैंडिंग वेव। सेम तरीके से अगर आप लोग उस क्वेश्चन में देखें तो आपको दिया है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज मतलब कि दोनों वेव का फेज डिफरेंस 180 डिग्री का है। सर वही चीज तो यहाँ पे दी हुई है, हम लोग का वेव क्रिस्ट ट्रफ में आया था एंड जो पलटी वाला जो अपना वेव गया है वो क्रिस्ट में गया है। इसका मतलब यहां से यहां तक में जो आपका फेज चेंज है वो पाई रेडियंस का आ चुका है। सर वही चीज तो अभी दी हुई है। इसका मतलब अल्टीमेटली आपको वो ये बोलना चाहता है कि अगर मैं यहाँ पर एक साउंड सोर्स रख दूं और यहाँ पे अब रख दूं दूसरा साउंड सोर्स, तो यहां से जो वेव ट्रेवल करते हुए इस साउंड वेव इस सोर्स तक पहुंचेगी एंड जो इससे वेव निकल के जाएगी, ये दोनों मिला करके आपके लिए बनाएंगे एक स्टैंडिंग वेव। तो मैं यहां से थोड़ा वेव को अच्छे से बना लेता हूं, ये हो जाएगा आपके लिए स्टैंडिंग वेव। इस तरीके से आपको कुछ वेव बनेगी। अब कितने लूप्स बनेंगे, कितने हायर इंटेंसिटी पॉइंट्स मिलेंगे, वो हमको फाइंड आउट करने का है। तो हायर इंटेंसिटी पॉइंट्स कौन से होते हैं? अगर ये चीज हम लोग जानते हैं, जहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा
जहां पर नेट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा उसको हम बोलेंगे एंटी नोड, एंड ऑल द एंटी नोड पॉइंट्स आर मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स। और उसी तरीके से जहां पर हम लोग का एम्पलीट्यूड 0 होता है उसको हम लोग बोलते हैं नोड, और वो होता है आपका लोवेस्ट इंटेंसिटी पॉइंट। तो अब देखिए हमको निकालना है इंटेंसिटी बी मैक्सिमम, साउंड इंटेंसिटी मैक्सिमम रहना चाहिए। तो अगर मैं किसी तरीके से डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स और एंटी नोड एंड नोड निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। वो चीज निकालने के लिए क्या मेरे पास कोई तरीका दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर में, मुझे वो ढूंढने का है। इस क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है एफ इज इक्वल, सही डायग्राम बना देता हूं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, समझने का होता है बस। इसको ये कॉन्सेप्ट एंड ये डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से मैच करते हैं, सिर्फ पूछने का तरीका बदला गया है। अब देखिए ध्यान से, हमको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है f इज इक्वल टू 330 हर्ट्ज। आप लोग को एक पता होना चाहिए, हम लोगों ने क्लास 11 में चैप्टर साउंड में पढ़ा था, एंड जब हम लोगों ने सुपरपोजिशन ऑफ वेव थ्योरी कवर करते हैं तो उसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ वेव्स बताते हैं, उसमें साउंड वेव का डिस्कशन किया जाता है। उसमें एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था न्यूटन। तो न्यूटन ने एक साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर का वैल्यू दिया था, वो वैल्यू हमारी आती है कुछ 282 के आसपास, लेकिन ये वैल्यू हमारे एक्चुअल मीडियम में जो साउंड की जो वेलोसिटी होती है मीडियम में वो बहुत कम थी। इसको करेक्ट किया था उन्हीं के एक सहपाठी ने जिनका नाम था लैपलास। तो लैपलास भाई ने अपना करेक्शन दिया। आप लोग को शायद से फॉर्मूला याद होगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा आर टी, वो वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग का वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर जो जनरल वैल्यू है उसको हम लोग मान के चलते हैं 330 मीटर पर सेकंड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग इसको लिख लीजिए। एंड इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जहां पर आपको बता दूंगा कि न्यूटन्स इक्वेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, एंड लैपलास ने अपना करेक्शन कैसे दिया था इस वैल्यू यहां से इस वैल्यू तक पहुंचने के लिए। जनरली ये वैल्यू हम लोग की जो 332 से 334 के आसपास आती है, बट कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 330 हम लोग लेके चलते हैं न्यूमेरिकल सॉल्विंग की ओर। चलिए, तो अब अगर मैं यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूं तो मेरा काम ऐसे हो सकता है, क्योंकि मैं जानता हूं v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्बडा होता है। लैम्बडा की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं, लैम्बडा विल बी इक्वल टू v डिवाइड बाय एफ। v की वैल्यू है 330 मीटर पर सेकंड एंड f की वैल्यू है 330 मीटर पर सेकंड। मतलब कि लैम्बडा की वैल्यू यहां से ये हर्ट्ज में दिया रहेगा आपको, ये हर्ट्ज में है, तो आपको यहां से आंसर आ जाएगा 1 मीटर। अब देखिए ध्यान से, आपको जो लैम्बडा दिया है वो 1 मीटर आया है सर। लैम्बडा 1 मीटर है, हम सब जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नोड्स और डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव एंटी नोड इज लैम्बडा बाय 2। तो अगर मैं नोड और दो नोड के बीच का या फिर दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस निकाल दूं तो मुझे मेरा काम यहां से सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं इस करके, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 मतलब कि 0.5 मीटर्स। इस चीज को ध्यान से समझ के रखिए और हम लोग अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब बताइए आपको क्वेश्चन दिया क्या है असलियत में। आपको बोला है जो दो सोर्स है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 4 मीटर्स। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 4 मीटर्स एंड हम जान रहे हैं 0.5 मीटर। इस डिस्टेंस पे हमारे पास नोड बनते जाएंगे या फिर एंटीनोड बनते जाएंगे। अगर ये दोनों सोर्स यहां से वेव जनरेट करना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली कंफर्म बात है कि इन दोनों एंड पे नोड ही बनने वाला है। तो यहाँ एक नोड बना दिए हम लोगों ने और यहाँ एक बना दिए एंड 4 को डिवाइड कर दीजिए 0.5 से, तो आपको बाकी के बचे हुए नोड पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो बोलिए, तो नोड पॉइंट्स कहां कहां आएंगे वो मैं थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूं। तो नोड पॉइंट्स विल बी अवेलेबल एट 4 डिवाइड बाय 0.5। यहां से मेरा आंसर आएगा 40 डिवाइड बाय 5 एंड यहां आ जाएगा मेरा 8। तो देयर विल बी 8 पॉइंट्स। अब देखिए ये किस तरीके से 8 × 40 ये ठीक है यहाँ पे। तो ये हो गया हम लोग के लिए दो नोड पॉइंट। इसके बीच में अगर मैं कहीं पे सेंटर ले लूं जो आपके लिए 2 मीटर्स पे रहेगा तो 2 मीटर्स का आधा ये हो जाएगा 1 मीटर, यहां हो जाएगा आपके लिए 1 मीटर। 1 मीटर का ये हो गया 0.5, ये हो गया 0.5, ये हो गया 0.5 एंड ये हो गया 0.5। तो आपको दिखाई देगा जो आपकी वेव्स है वो कुछ इस तरीके से बनती हुई दिखाई देगी। यहां से यहां तक हम लोग का λ/2 डिस्टेंस। तो ये नोड से ये नोड का डिस्टेंस कितना है λ/2।
दूसरा लूप, तीसरा लूप, चौथा लूप, ये एक लूप, दो लूप, तीन लूप, चौथा लूप। तो इस तरीके से आपको ये वेव दिखाई देगी। मैं ड्रॉ करता हूं अच्छी तरीके से एक बार। तो देखिए जो हम लोग का सोर्स नंबर 1 था वो वेव कुछ इस तरीके से जनरेट करेगा, ऐसे वेव जाएगी, इस तरीके से ट्रैवल करते हुए यहां पहुंचेगी। एंड जो हम लोग का सोर्स नंबर 2 है S2, वो वेव कुछ इस तरीके से जनरेट करेगा, यहां से ऐसे। और हमको यहाँ क्वेश्चन बोला है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। देखिए ये वेव हम लोग की क्रिस्ट के हिसाब से आई है, और यहाँ जो वेव पहुंची है वो वेव जा रही है हम लोग की ट्रफ के हिसाब से। तो यहां से आने वाली वेव इस सोर्स पे पहुंची है एज अ ट्रफ, एंड सोर्स नंबर 2 से जो वेव जनरेट हुई है वो जनरेट हुई है एज अ क्रिस्ट। इसका मतलब दोनों वेव में जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री का है। यार यहाँ समझ में आ चुका है हम लोग को। अब देखिए आप लोगों के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट कौन कौन से है। मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट निकालने के लिए आपको पता रहना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट्स पे हम लोग को एंटीनोड मिला है। तो ध्यान से देखिए, ये आपके लिए नोड है, ये आपके लिए रहेगा फर्स्ट एंटीनोड, ये हो गया सेकंड एंटीनोड, ये हो गया थर्ड एंटीनोड, ये हो गया फोर्थ एंटीनोड, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 and 8th एंटीनोड। तो देयर विल बी 8 पॉइंट्स वेयर इंटेंसिटी ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम। अब वो डिस्टेंस कौन कौन से हैं उसके लिए आप लोग, अगर मैं इसको रेफरेंस मानूंगा तो यहां से मैं 0.5, 0.5, फिर यहाँ पे ये डिस्टेंस को आप कर लीजिए कैलकुलेशन, यहां से हम लोग अपना आंसर दे सकते हैं। अच्छा, आपके बुक पे शायद से प्लस माइनस 0.5 के हिसाब से आंसर दिया हुआ है, तो हम लोग उस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग का λ/2 डिस्टेंस दिया हुआ है, λ/2 मतलब कि दो नोड डिस्टेंस है हम लोग का 0.5। तो हम लोग का जो डिस्टेंस बिटवीन वन नोड एंड एंगल आएगा वो आएगा आप लोग का 0.25। तो अगर मैं इसको मान लूंगा ओरिजिन पॉइंट जो, अच्छा ये मैं काम कर रहा हूं क्योंकि मुझे आपके बुक के तरीके से आंसर निकालने का है इसीलिए, अदरवाइज आप लोग डायरेक्टली यहां से भी आंसर लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए आप लोग का ओरिजिन एंड यहां से डिस्टेंस कर लीजिए कैलकुलेट इन 8 पॉइंट्स के लिए, एंड दैट विल बी करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। बट बुक के हिसाब से, ताकि आपको एक सेटिस्फेक्शन आ जाए कि जो हमको पढ़ा रहे हैं वो सही से पढ़ा रहे हैं। तो देखिए यहां से तो ये मेन ओरिजिन पोजीशन से ये हो गया आपके लिए माइनस में, ये हो जाएगा आपके लिए प्लस में वैल्यूज। तो यहां मुझे मिलेगा प्लस माइनस 0.25, 0.25। फिर यहां से मुझे मिलेगा प्लस माइनस 1.25, क्योंकि यहां पे देखिए ये 0.5 है और यहां अगर डिस्टेंस है हम लोग का 0.5 किया जाएगा आपके 0.75। 0.75 इसी तरीके से इसमें आप लोग और ऐड कर दीजिए एक, तो यह जाएगा आपके लिए 1.25 एंड लास्ट आंसर विल बी 1.75। तो ये होगा आपके लिए प्लस में माइनस से मिला करके 8 पॉइंट्स जहां पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड देखने को मिलेगा। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ये रहा हम लोग का 5 क्वेश्चन का डिस्कशन वीडियो नंबर 2 में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आएंगे एंड वी विल डील क्वेश्चंस विद द कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी रहेगी तो आप लोग से कोई भी क्वेश्चन रुकेंगे नहीं। एंड मेरा जनरल सा एक मानना है सर कि अगर आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके एक ही तरीका होता है। सबसे पहला तरीका कि आपको डायरेक्टली डाटा गिवन दिया होगा, और अगर गिवन नहीं दिया है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ न कुछ जुगाड़ दिया होगा, या फिर आपके जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं वो वहां पे अप्लाई होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग का 11th का है, साउंड ऑफ वेव से हमने निकाला, जहां पे हम लोगों ने न्यूटन्स वेलोसिटी ऑफ इक्वेशन पढ़ा था एंड उसके बाद हम लोग लैप्लास क्वेश्चन पढ़ा था जो हमको ये आंसर देता है। तो अगर आप लोग एक बार अपने 3 नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे इन चीजों को तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस नहीं रुकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।